सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। नमस्कार। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें। सबसे पहले ट्रंप के बयान की चर्चा करते हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा। ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म, उसके पास सिर्फ कुछ मिसाइलें और ड्रोन बचे हैं। ट्रंप के बयान से ही शुरुआत करें तो क्या कहेंगे सबसे पहले इस पे? देखिए, अमेरिका, ईरान और जो इज़राइल का युद्ध है, वो एक दिलचस्प स्थिति में है। कल हमने बहुत सारी बातों पे बात की और आर्थिक पहलुओं के ऊपर भी बात करी थी। उसमें जैसे ही ट्रंप का कल बयान था कि हम आर्थिक तौर पर बंदी बनाएँगे ईरान को, उसके बाद आज ये बिल्कुल अलग किस्म का बयान है। ये दिखा रहा है कि नहीं, नहीं, आर्थिक तौर पे नहीं, हम तो मिलिटरीली उनके पास कुछ बचा नहीं है और हमारे कब्ज़े में वो आ जाएगा। तो ये बिल्कुल उससे एक अपोज़िट बात है। तो ख़ैर यही है कि ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दावा किया ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए मिलिट्री कार्रवाई करनी ज़रूरी थी। तो अब वो जो ट्रेडिशनल ट्रैक था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके ऊपर आ गए हैं। तो जैसे जैसे कल उन तुरंत बाद आप देखिए कि दुनिया भर में जो ये विश्लेषण है, ये शुरू हो गए थे और इसमें अ अ अ, हर जो जितने भी विश्लेषण किए जा रहे थे, उनमें सब में यही पेट्रो जो डॉलर की बात आई, सब में ये बात आई। मैं बहुत सारे विश्लेषण देखा, बड़े-बड़े जर्नलिस्टों के मैं कल विश्लेषण देख रहा था। सब इस बात की ओर कह रहे थे कि ट्रंप तो समझौता कर गए थे, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। तो ख़ैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल ट्रेडिशनल बयान देखने को मिला है और इसमें ईरान के और उन्होंने जो दावा किया है कि ईरान के पास अभी कुछ मिसाइल और ड्रोन तो हैं, लेकिन पहले जैसी ताकत नहीं बची, इसलिए अब बड़े पैमाने पर हमला करना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो ख़ैर ईरान से बातचीत तो मुश्किल का देख ही रहे हैं अपन, और मुश्किलात तो लगातार दिख ही रही हैं। और जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, वो भी लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो उनकी एक्टिवनेस ही दिखा रही है कि हाँ, बहुत सारे मामले ट्रेड को लेकर भी हैं, मतलब इतना आसान नहीं है इसको चीज़ें ऐसे ही चलें। तो ख़ैर देखते हैं, हालाँकि जो युद्ध चल रहा है इसके कारण नो डाउट बहुत सारी चीज़ें महँगी हो रही हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल चल ही रहा है। जैसे मतलब आपको मैं थोड़ा-सा कहूँ कि हमारा ध्यान, हालाँकि ये बिल्कुल अलग है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात है। हमारा ध्यान तो ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर रहता है, पेट्रोल, डीज़ल पर। आपको आज दिखा हो कि जो चीनी की कीमतें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उसमें तो गन्ने का उपयोग आप देख रहे हैं एथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। तो उसके भी नुकसान तो हैं ही। एथेनॉल के कारण जो शॉर्टेज है एथेनॉल बनाने के कारण, वो मार्केट में दिख ही रही है शुगरकेन की। तो स्थिति चीनी चीनी के दाम तक भारत में मतलब 40 गुना तक बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो वो आपको दिख ही रहा है। 40 गुना कह रहा हूँ, 40% मैं कहना चाह रहा हूँ। माफ़ी के साथ मैं अपने करेक्ट करता हूँ अपने आप को। तो ख़ैर जी। ये स्थिति है। तो ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, अलग-अलग किस्म के इसके जो आर्थिक अब सिर्फ़ ईरान नहीं भुगत रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में इसके आर्थिक नुकसान आपको अलग-अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो राहुल गांधी का 6 घंटे का धरना, तब जाके पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर भी आधी-अधूरी है बोल रहे हैं। देखिए एफआईआर को लेकर तो बात यही आ रही है कि उसमें 0 एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें किसी का नाम नहीं डाला गया है। आपको ध्यान हो कि साहिल लोचब नाम का एक लड़का है, उसके पैलेट गन लगे थे और उसकी एक आँख की रोशनी चली गई है। ठीक है?
तो उसी के मामले में वो पहले 14 अगस्त को गए थे, फिर 17 अगस्त को भी गए खुद एप्लीकेशन लेके। लेकिन जो थाना है, दिल्ली पुलिस का जो पार्लियामेंट थाना है, उसने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि साहिल जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पूरे पूरे सबूत लेके गए थे। खैर आज राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के और बाकी नेता सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश सब थाने गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे। वहां जाकर वो तकरीबन 12 बजे गए और वहां पर बैठे रहे। उनके साथ उनकी जो वकील थी वो भी मौजूद थी, और वहां पर मौके पे डीसीपी पहुंचे। सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ा मामला रहा और कई देर तक एफआईआर दर्ज ना करने की बात चलती रही। तो थाने में नीचे बैठ गए थे, अपना डीसीपी ऑफिस से निकल के थाने के बाहर जमीन पर बैठ गए और बातचीत कही। फिर संसद मार्ग के थाने की वीडियो बढ़ाई, और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प झड़प की भी खबरें हैं। तो खैर अभी तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हाँ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन किसी को नामजद नहीं किया गया, किसी का नाम नहीं लिखा गया है। तो खैर साहिल की माता के शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, और राहुल गांधी ने हालांकि इसको विन विन सिचुएशन बताया और कहा है कि ये न्याय की तरफ पहला कदम है। तो देखते हैं कि अगला अगला कदम क्या होगा। जी, आगे बढ़े तो उधर जयपुर में सीजेपी प्रवक्ता को पीटा गया है, ये क्या मामला है? आपने देखा होगा कि जो सीजेपी है लगातार ये अभियान चला रही है कि वो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल ठीक करो, एक अभियान चला रहे हैं। उसके तहत वो गांव-गांव जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों की हालत दिखा रहे हैं। उसी के लिए कोकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आशुतोष रांका वो अपने साथियों के साथ गए थे, और एक रामपुरा कंवरपुरा एक इलाका है जहाँ से मदन दिलावर जो बीजेपी के शिक्षा मंत्री भी हैं राजस्थान में, वो आते हैं। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो स्कूलों का हाल दिखाने के लिए गए थे। वहां पर भाजपा के और आरएसएस के कुछ लोग खड़े थे। तो उन्होंने पहले तो सीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, और बाद में उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, सुदोष राका और उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया। और उसमें जो लड़कियां हैं उनके ऊपर भी रेत वगैरह फेंके, और उनका उनके ऊपर भी हमला किया। तो वो विजुअल आप देख ही सकते हैं, सब जगह वायरल है। जिस स्कूल की बात कही जा रही है, तो वहां पर एक जो गाय भैंसों का तबेला होता है, टीन शेड, उसके नीचे पढ़ाई चल रही है, और उसी को लेकर ही जर्जर बिल्डिंग है, बिल्कुल गिरने के लिए हो रखी है, और उसका गेट भी बंद कर रखा है। तो वो बड़ा मामला है। और ये जो गाय भैंसों का जो बाड़ा है उसमें ये स्कूल चल रहा है, तो इसी के कारण ये मामला आया है। और उसमें जो बीजेपी के लोग हैं वो इनको बहुत बुरी तरीके से अ, 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 तो उसके कारण ये घटनाक्रम हुआ। देखते हैं क्या स्थिति रहता है, लेकिन देखिए तो साफ ही है कि बहुत घटिया घटिया जगहों के ऊपर कोई पशुओं के बाड़े में चल रहे हैं, कोई जर्जर हालात में टीन शेड के नीचे स्कूल चल रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में तो आपको पता ही है किस हालत में स्कूल चलते हैं। तो खैर देखते हैं कि क्या रहता है, लेकिन भाजपाइयों ने जो किया है युवा आंदोलनकारियों के साथ, ये वाकई बहुत शर्मनाक घटनाक्रम है। जी बिल्कुल। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाला मामला है। ऐसी ही खबर कुछ आगे वाली है चोरी से के साथ जुड़ी हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात करें तो एक पत्रकार ने वहां की जब खबर की, कवरेज की, तो यूपी की पुलिस ने उसको इनाम दे दिया साथ में। देखिए अभिषेक उपाध्याय एक पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और वो उन शुरुआती पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सबसे पहले रिपोर्टिंग शुरू की थी। और अब लगातार गाजियाबाद पुलिस जो है उनके परिवार को परेशान करे, उनके ऊपर लगातार केस वगैरह लगाए जा रहे हैं। और गाजियाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर के लिए जब उन्होंने कहा कि क्या एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज किया है, तो वो एफआईआर भी नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। और उसके बाद फिर लखनऊ में कोई एक एक पुरानी एफआईआर थी वो भेज दी, और कहा कि और भी कई एफआईआर हैं वो हम बाद में भेज देंगे। तो काफी उनको तंग किया जा रहा है। टॉप सीक्रेट नाम से वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। पहले तो हालांकि वो बीजेपी के पक्ष के पत्रकार थे, बाद में वो उनका जो अपन हृदय कहते हैं कि परिवर्तन हो गया। हाँ, हृदय परिवर्तन हुआ।
और हुँ। उन्होंने जब ये बीजेपी में जो गलत-सलत चल रहा है, उसका जो एक्सपोज़ करना शुरू किया, तो उनके खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये मामला है। हालाँकि कल खबर हमने की थी कि नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय दोनों के बीच में सब सही नहीं है। तो उसमें आज नृपेंद्र मिश्र को मीडिया ने भी पूछा, तो नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि नहीं-नहीं, आप ऐसे ही कर रहे हो, मनगढ़ंत चीज़ें हैं। मन उन्होंने मेरे ऊपर मनमानी का आरोप लगाया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गड़बड़ी की है। जी। तो ख़ैर दोनों तरफ घिरे हुए हैं। जो आपको पता ही है कि दोनों बहुत क्लोज़ हैं, नरेंद्र मोदी की टीम के व्यक्ति हैं। अब नरेंद्र मोदी की टीम में भी टूट दिख रही है, उनमें आपस में फूट दिख रही है। तो ख़ैर कई लोग तो ये कह रहे थे कि जो चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्र का नाम इसलिए लिया ताकि ताकि नरेंद्र मोदी को एक मैसेज दिया जा सके, क्योंकि देखिए, फर्स्ट कमांड नरेंद्र मोदी है, नो डाउट, उसके बाद तो नृपेंद्र मिश्र का ही नाम आता है। जब नृपेंद्र मिश्र का नाम लिया चंपत राय ने, तो इसका मतलब ये है कि अगर चंपत राय को एसआईटी ने तंग करने की कोशिश किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो फिर वो नरेंद्र मोदी का नाम भी ले सकते हैं। एक हिसाब से इसको ऐसे भी देखा जाए कि वो कहीं न कहीं चेता रहे हैं कि ये जो जी। सीडी है, इस सीडी को मैं एक्सपोज़ भी कर सकता हूँ, अगर मुझे तंग करने की कोशिश की। तो ख़ैर ये एक ये भी कह सकते हो कि डरावा भी था ये एक। हुँ, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो बात मौसम की करते हैं, जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है। एमपी और यूपी की बात करें, 7 नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमाचल से भी मौतों की खबर है। राजस्थान गंगानगर में तापमान अलग किस्म की हाइक पर है। देखिए, मध्य प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नर्मदा, मंदाकिनी, ये 2 नदियाँ हैं, दोनों आप देखिए कि आप खतरे के निशानों से ऊपर बह रही हैं। हालाँकि कई इलाके सूखे हैं, तो कई इलाकों में बारिश बहुत है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है, कई इलाके सूखे हैं, कई इलाकों में बारिश है और 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा, घाघरा, शारदा, टोंस, सोन और मंदाकिनी, ये खतरों से ऊपर हैं, बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी बारिश, लैंडस्लाइड और अन्य घटनाएँ देखने को मिली हैं और अब तक मतलब 219 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा तो लैंडस्लाइड और ये पत्थर वगैरह गिरते हैं सड़कों पे, उनसे मौतें हैं। हालाँकि जैसे राजस्थान का इलाका है, वहाँ तो मतलब गर्म भी है, गर्मी भी चल रही है। श्रीगंगानगर हो, वो जो इलाका है श्रीगंगानगर का, हनुमानगढ़ का, बीकानेर का, वहाँ गर्मी है, वहाँ कोई बारिश उतनी हुई नहीं है। तो वो बहुत सारे इलाकों में एल निनो का इफ़ेक्ट है, तो जिन इलाकों में बारिश हो गई है, वहाँ पे सीवेज, आपको पता है भारत के सीवेज सिस्टम और ये सब कितने बेकार हैं। तो उसके कारण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज और बाढ़ जैसी स्थिति और लोगों की मौतें, ये सब भी देखने को मिल रहे हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो उधर जंतर-मंतर पर कुछ और लोग एकत्र हुए जो विरोधी प्रदर्शनकारी जब बताए जा रहे हैं। ये कैसी माँग कर रहे हैं आरक्षण को जड़ से खत्म करने की या फिर कुछ शर्तों की? देखिए, आरक्षण को खत्म करने की ये बात कर रहे हैं और इसमें इंस्टाग्राम पेज बनाया गया था, रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन, और उसके आह्वान पे ये आंदोलन किया गया था। हालाँकि उसमें आप देखेंगे तो जाने-पहचाने जो चेहरे हैं, वो पहुँचे हुए थे। लगभग सारे आरएसएस, बीजेपी की जो बैकग्राउंड है, उससे लोग पहुँचे हुए थे और आपको देखने को मिला ही होगा, आपने देखा भी होगा कि उसमें उनकी जो बातचीत थी, वो इसी किस्म की थी कि हमने सरकार को चुना है, हम हिंदू हैं और हम अपर कास्ट हैं, हमारे साथ भेदभाव होता है, रिज़र्वेशन हटाओ, देश की सारी समस्या ही रिज़र्वेशन है। जबकि इस मामला इसके उलट है, दुनिया भर में आप देखते ही हैं कि भारत का जो रिज़र्वेशन सिस्टम है, उसकी कई चीज़ों के लिए तारीफ़ भी हुई। उसमें एक सबसे बड़ी जो तारीफ़ हुई कि इक्विटी के लिए तारीफ़ हुई कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें इतनी ज़्यादा असमानता थी कि जो जिनको अछूत कहा जाता था या सो कॉल्ड जिनको लोअर क्लास माना जाता था, उनको पानी पीने तक की भी आज़ादी नहीं थी, उनको गाँव में घुसने तक की आज़ादी नहीं थी। उन्होंने रिज़र्वेशन के सहारे उनकी एक अपवर्ड मोबिलिटी हुई है, उनके लोग आपको अलग-अलग जगहों पे यूनिवर्सिटियों से लेकर और बड़ी-बड़ी जगह तक पहुँचे हैं और एक एक स्थिति ऐसी बनी है कि आज के कम से कम 75 साल बाद आप एक स्थिति ये देखते हैं कि आप जिनको आज़ादी से पहले मनुस्मृति के अनुसार प्रताड़ित किया जाता था, तंग किया जाता था, आज उनको
तंग नहीं किया जा सकता। केस भी दर्ज हो जाता है और बहुत सारा, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि कास्टिज़्म खत्म हो गया है, लेकिन रिज़र्वेशन ने एक सो कॉल्ड जिनको ये कहा जाता था कि ये तो अछूत है, उनकी एक अपवर्ड मोबिलिटी कराई है। उसमें संविधान का भी एक एक रोल है बहुत बड़ा। तो ये जो ताकतें हैं, जिनको दक्षिणपंथी कह लो, हिंदुत्व की ताकतें कह लो, ये रिवर्सल चाहते हैं सिस्टम का कि सारा वैसे का वैसा ही हो जाए, इनके हाथ में दोबारा से चौधराहट हो जाए और ये जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके ऊपर वैसे ही चौधराहट करें, दबके मारें और रिज़र्वेशन हट जाए, यही सारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लें। तो ये मानसिकता है, ये आपको साफ दिखती ही है। जी। आगे बढ़ें तो उधर गुजरात से खबर है जहाँ पर वैसे शराब तो शायद बैन ही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ भी एक व्यक्ति की ब्रेन डेड हो गया है शराब पीने की वजह से और 2 दिनों में 8 मौतों की भी खबर है। देखिए, ये खबर लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि उनके सूबे में उन्होंने शराब बैन कर रखी है गुजरात में, और दूसरी तरफ अवैध शराब, ज़हरीली शराब के कारण मौतें हो रही हैं। तो 2 दिनों में 8 लोगों की डेथ हुई है, 5 लोग गंभीर तौर पर पर ज़ख्मी हैं और एक का तो ब्रेन डेड हो ही चुका है, 25 लोगों का इलाज चल रहा है। तो ये दिख रहा है कि भई ये शराबबंदी की सच्चाई है। देखिए, जब शराबबंदी कर दी जाती है तो आपको पता है कि व लोग तो पीने वाले तो होते ही हैं। वो फिर इल्लीगली स्मगल करके जो शराब आई होती है उसको पीते हैं। तो उसमें आपको पता ही है कि जो अवैध शराब होती है उसमें कई बार देसी शराब भी आ जाती है, ख खरा घटिया शराब भी ज़हरीली शराब भी आ जाती है, लोगों की डेथ होती है। अब जो ये डेथ हो रही हैं, ये इनका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सूबे में अल्कोहल तो ज़ीरो अल्कोहल है, दूसरी तरफ जी। लोगों की डेथ हो रही है। तो ये दिखाता है कि जब आप इल्लीगली किसी काम को करवाते हो, तो उसका उसके नतीजे ये भी होते हैं, ठीक है? तो ख़ैर अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, क्या नहीं होता, लेकिन ये एक सच्चाई है गुजरात मॉडल की। तो ये गुजरात मॉडल को एक्सपोज़ करने वाली खबर आप मान सकते हैं इसे। जी। और आज पंजाब बंद था बंदी सिंहों की रिहाई के मांग के साथ, क्योंकि बीते दिनों जब इकट्ठे होने की कोशिश की गई चंडीगढ़ मोहाली के बॉर्डर पर, तो जो पुलिस ने किया वो सबने देखा। आज कैसा समर्थन मिला इस बंद को? देखिए, कौमी इंसाफ मोर्चे की कॉल थी बिल्कुल आज, शुक्रवार 21 अगस्त की, और आज सुबह 7 बजे से ही आपको पंजाब बंद जो है वो देखने को मिला। दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद रहा। मैं भी मोहाली और रोपड़ जिले के इलाकों में घूमा, तो वहाँ पर गाँव-गाँव में, शहरों में, छोटी मंडियों में हर जगह बंद का असर दिखा। ट्रकों के और बसों के पहिए जाम दिखे, चक्के जाम दिखे, सड़कों के किनारे लंबी कतारें भी दिखीं। गाँव की जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, उन पे भी लोग खड़े हुए थे और दुकानें बंद थी, व्यापारी भाईचारे ने भी साथ दिया पूरा। तो यही है, इस पे जो मोर्चे मोर्चे के जो सदस्य थे, आपको पता है कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्य थे, उनकी तरफ से कॉल दी गई थी। और इसमें देखिए, डिमांड तो नो डाउट सारे बंदी सिंहों की रिहाई की है, लेकिन अभी मोर्चे की गतिविधियाँ इसलिए तेज़ हुई हैं, इसलिए भी इस बंद का मतलब था कि एक मुख्य डिमांड ये बरकरार है कि वही जो जत्थेदार जगतार सिंह हवारा हैं, उनको कम से कम 15 दिन या महीने की की पैरोल मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने माता की सेवा कर सकें, उनकी माता बीमार है। तो एक लार्जर आंदोलन तो देखो चलता ही है, बंदी सिंहों की रिहाई का चल ही रहा है, उसमें तो है ही। मौके की ज़रूरत तो यही है कि जत्थेदार जगतार सिंह हवारा को पैरोल मिलनी चाहिए। तो ख़ैर, अलग-अलग आपको हर शहर में जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट और बठिंडा, हर जगह से, पटियाला, हर जगह से आपको तस्वीरें दिखी होंगी। जो आपको बस स्टैंड भी बिल्कुल खाली दिखे होंगे आज, और लोगों ने भी बहुत साथ दिया है। तो काफ़ी मतलब इसका असर दिखा है। और लुधियाना में आप खुद व्यापारी, आपने देखा होगा कि दुकानें बंद कर रहे थे, और बड़े मार्च अपने को दिखे। इसमें सारी पंथक जत्थेबंदियाँ आज एकजुट भी दिखी। और मैंने कहा कि जैसा मैंने कहा कि मुख्य जो डिमांड है अभी, इस गतिविधियाँ जो कौमी इंसाफ मोर्चे की तेज़ हुई हैं, वो आपको पता ही है कि जत्थेदार अवारा सिंह की माताजी की जो तबीयत है उसको लेकर, और उनको पैरोल दी जाए, इसको लेकर बड़ा जो अभी पंथक हलकों के अंदर एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। जी। और हरियाणा के एक सांसद का बयान पंजाब में बवाल मचा रहा है।
हाँ, दीपेंद्र हुड्डा, सज्जन सिंह जो कल मारे गए, सज्जन कुमार, उसके निधन के बाद वहाँ गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उनके परिवार से मिलने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार की तारीफ की और कहा कि वो देश के लिए मिसाल थे। तो इसी को लेकर पंजाब में आपको पता है बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एचएस फूलका एडवोकेट फूलका हों, श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया हों या और भी जो पंथक जत्थेबंदियों के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोगों के लिए आज भी सज्जन कुमार एक रोल मॉडल है। तो ये क्लैरिफाई किए करे कांग्रेसी 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सज्जन कुमार को रोल मॉडल बना रहे हैं, तो भाई सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। काफी घटिया स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि जो थी, और इसको लेकर आपको हर जगह से आपको मतलब विरोध दिखा। दीपेंद्र हुड्डा का विरोध हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा के खुद जाटों ने बोला कि भाई तू कौन होता है किसी को रोल मॉडल बताने वाला। तो अलग अलग जगहों पे आपको दीपेंद्र हुड्डा का जो विरोध है वो देखने को मिला स्टेटमेंट के बाद। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े होता है अब जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।